सिंपल सी बात है, हम आपको बताते रहते हैं कि देखें आप नशे की बीमारी का इलाज शुरू कर सकते हैं, आप इसे सरासर ख़त्म नहीं कर सकते। फिर इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि नशे की बीमारी का इलाज शुरू होता है पर कभी ख़त्म नहीं होता, तो उसका मतलब ये होता है कि मरीज़ नशा छोड़ देगा, इलाज जारी रहेगा। मरीज़ को नींद आने लगेगी, इलाज जारी रहेगा। मरीज आपके कदमों में बैठेगा, कंधे दबाएगा, इलाज जारी रहेगा। मरीज दुकान पे जाएगा, इलाज जारी रहेगा। मरीज टैक्स पे करेगा, इलाज जारी रहेगा। मरीज की शादी होगी, 1 दर्जन बच्चे होंगे, इलाज जारी रहेगा। जैसे डायबिटीज के मरीज का इलाज जारी रहता है, चाहे शुगर कंट्रोल हो जाए, इलाज जारी रहता है। वो दुकान पे जाने लगे, वो कारोबार करने लगे, वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने लगे, इलाज जारी रहेगा। लोग पुलिस की बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है। लोग फौज की नौकरियां कर रहे हैं, उनको डायबिटीज़ है। लोग अदालतों के जज हैं बड़े बड़े, उनको डायबिटीज़ है। इलाज जारी रहता है। ये डायबिटीज़ का हॉस्पिटल है। हर दूसरे दिन कोई नीली बत्ती वाले, कोई पीली बत्ती वाले बाहर आए होते हैं और प्रोटोकॉल के साथ आए होते हैं। कोई ग्रेड 20, कोई 21, कोई 22 वाले। वो नहीं कहते कि अब हम ग्रेड 22 में हो गए हैं तो हमारा इलाज ख़त्म हो जाना चाहिए। उनको पता है कि उनको डायबिटीज़ है, जो कि एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है। इसका इलाज जारी रहेगा। तो ये जो इलाज जारी रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि मरीज़ नशा करता रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मरीज़ मंजिलें तय करता करता आगे चलता रहेगा और मरीज बेहतर से बेहतर शक्ल इख्तियार करता रहेगा, पर इलाज जारी रहेगा। और ये बात किसी डॉक्टर के लिए कहना कोई फख्र की बात नहीं है। काश मुझे ये ना कहना पड़ता, काश मैं ये कहता कि बस ठीक हो जाएंगे, बस ये माजी का किस्सा बन जाएगा, पर मैं ये बात कह नहीं सकता। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सोचे समझे बगैर कि आपकी नज़र में मेरा इमेज खराब होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे रोज पेशेंट आगे कहते हैं आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमें बहुत बुरे लगते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इससे फर्क पड़ता तो मैं मर गया होता। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे इससे फर्क पड़ता कि कोई मुझे कहता है कि आप अच्छे नहीं लगते, तो मैं मर जाता। एडिक्शन ट्रीटमेंट में लोग 7 साल रहते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। मुझे बहुत सुन के अफसोस होता है कि बाज़ औक़ात रात को 11 बजे माँ बाप की मरीज़ से बात शुरू होती है और 2 बजे मैदान जंग बन जाता है और सवेरे 5 बजे माँ बाप भाग जाते हैं और मरीज़ घर बैठा होता है। और वो माँ बाप जाके तो किसी मस्जिद में पनाह लेते हैं। वो इतना डरते हैं, इतना परेशान होते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये गैर ज़रूरी है। इससे बड़ी आसानी से आप बच सकते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले समझे नशे की बीमारी क्या है। ये एक जिस्मानी बीमारी है और मरीज़ को नशे का शौक़ है और वो शौक़ उसको नशे की तरफ धकेलता है और उसका जिस्म जो है वो उसके शौक़ की राह में रुकावट पैदा करता है। इन हालात में नशे की बीमारी को समझे। फिर जो घर में फसाद होता है, बोल बुलारा होता है, गाली गलोच होती है, इसको रोकने का चारा करें। सबसे पहली बात यह है, बदजुबानी को रोकें। मरीज भी करता है बदजुबानी, पर नहीं, असल बात यह है कि माँ बाप भी करते हैं और बड़ी बड़ी जहरीली बातें करते, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि कलेजा फट जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो ये नुस्खे सीखते हैं। कोई युगंडा से सीखता है, कोई कनाडा से सीखता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल के लाते हैं। और रुलेगा तो साढ़े बाद। तसादम को खत्म करना पड़ेगा। और वो पहल कौन करेगा? तसादम खत्म करने के लिए पहल कौन करेगा? वो माँ बाप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो अनेबलिंग है उसको खत्म करना पड़ेगा। अनेबलिंग खत्म करेंगे तो सर के बल आएगा आपके पास। याद रखिए मेरी बात, एनेबलिंग खत्म कर देंगे, उसके जुर्माने भरने छोड़ देंगे
اس کے قرضے لیے ہوئے ادا کرنا چھوڑ دیں گے, پولیس سے چھڑانا چھوڑ دیں گے, تو میں آپ کو بتاؤں سر کے بال آئے گا کہ میرا علاج کراؤ, سر کے بال آئے گا. اور روز یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ان ٹچ رہتے ہیں, کرائسس آ جاتا ہے, میں ماں باپ کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ ان ٹچ رہنے, آپ کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے پوچھ پوچھ کے کرنا ہے. وہ مجھ سے پوچھ پوچھ کے کرتے ہیں. تیسرے دن سر کے بال آتا ہے, کہتا ہے کہ جی میرا علاج کرا دے, میں گھر آنا چاہتا ہوں. ہوں تو میں ادو ہی جاواں گا جدو تکے دے کے کڈو گے. پھر وہ مجھے گھر والے پوچھتے کہ تکے دے کے کر دیے, میں کہ نہیں تکے دے کے نہیں کرنا, آپ بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کو بیٹھے رہنے دے. تو کہتے ہیں کھانا, میں کہ تسی بیٹھ کے کھاؤ, جو بچا کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے, پھر روکو مت, کیونکہ وہ تو گھر سے چلا گیا تھا نا آپ کو چھوڑ کے, اب وہ واپس آیا ہے اور آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں, بچا کے بیٹھ جاتا ہے, کھا لے. مطلب یہ تو نہیں نا کہ اب آپ نے اسے کھانا نہیں کھانے دینا. لیکن رویہ وہی رکھیں کہ جو آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کو یاد دلاتے رہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ بات جو ہے بڑے سادہ سے اخلاق کے ساتھ آپ اسے کہہ دیں, آپ اسے بتا دیں کہ تم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, تو تم اب واپس کس بنیادوں پر آنا چاہتے ہو. کیونکہ وہ چھوڑ کے اس لیے جاتا ہے کہ میرا نشہ کرنے کا حق تسلیم کریں, وہ چھوڑ کے اس لیے جاتا ہے کہ مجھے بلنگ بیز مت بھیجیں. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, مت بھیجیں, مت بلائیں ٹیم کو, اب جو کرنا ہے وہ پوچھ کے کرے. آپ ہمیں پوچھیں کہ کیا کرنا ہے, ادروائز ٹیم شیم کوئی نہیں آئے گی. اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی تقریر اس کے سامنے کریں کہ بیٹا تم ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو, ہمیں اس سے بڑی ریجیکشن فیل ہوتی ہے, ہمیں اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے, لیکن تم اتنے حسین نوجوان ہو, ہینڈسم ہو, طاقتور ہو, ہم تمہارا بازو مروڑ کے تمہیں گھر نہیں رکھ سکتے, اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ, ہم بڑے دکھی ہوں گے جب تم چلے جاؤ گے, ہم تمہاری سیفٹی کی دعا کریں گے اور ہدایت کی دعا کریں گے. بات ختم. میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پیچھے بھاگ بھاگ کے آئیں گے, تب ایسا کرتے ہیں. جب آپ ان کے دوستوں کو کہتے ہیں کتنے گئے پتہ کرو, جب آپ کو ہی چین نہیں آتا, تو تب ایسے ہوتا ہے. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل کر کے کہیں کہ ہم نے تو دھکا نہیں دیا, اگر یہ جانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے پاس رہنے سہنے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہوگا, اور پھر صبر کریں. اور جو ہی آپ صبر شروع کریں گے, آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اللہ کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ. کیا کافی ہے؟ اللہ کافی ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ہے نا. جو ماں باپ کو چھوڑ کے جائے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیسے ہوگا؟